गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक्चुअल टॉपिक्स पे आते हैं, यानी कि डिजीज़, उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, उनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में आज 3 डिजीजेस जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइफॉइड, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, जिसको कि प्रॉपर लैंग्वेज में राइनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइफॉइड पे। टाइफॉइड जो है बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो हमारे कंट्री में काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है। ठीक है, बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है टाइफॉइड। ठीक है, जिसका कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एक ग्राम नेगेटिव एनएरोबिक फ्लैजिलेट बैसिलस, जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, और उसकी एक सब वैरायटी है जिसको कहते हैं साल्मोनेला पैराटाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी बैसिलस है, यानी कि रॉड शेप होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिला होता है इनकी बॉडी पे, ग्राम नेगेटिव और एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी जनरली फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है? गंदा खाना, मतलब कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मिल्क जो है उसके थ्रू जो है जनरली टाइफॉइड का बैक्टीरियम जो है स्प्रेड करता है। ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में खाने को स्टोर करना, ठीक है, गंदे हाथों से खाना खाना, उसके थ्रू भी जो है टाइफॉइड का बैक्टीरियम स्प्रेड करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादातर मतलब जो बस्ती वाला एरिया होता है, जहाँ पे जो लोअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग रहते हैं, उनमें जो है टाइफॉइड की कंडीशन हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन होती है, ठीक है, हमारी कंट्री में इतना बेहतरीन सिस्टम है कि वो माशाल्लाह नाली के अंदर से ही जाएगी। ठीक है, तो उसमें इतनी गंदे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर पाइपलाइन में कहीं से भी कोई भी लीकेज रहा, उस लीकेज के थ्रू नाली का गंदा पानी ईजिली वाटर की पाइपलाइन को एंटर कर सकता है। अब चाहे उस पाइपलाइन से आने वाला जो पानी है उसको पियो, नहाओ, खाओ, कुछ भी करो, ओवरऑल किसी ना किसी तरीके से बैक्टीरियम जो है वो बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो अनहाइजीनिक अनहेल्दी कंडीशंस के वजह से मोस्टली जो है ये इन्फेक्शन होता है। और एक चीज़ ये है, पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करना। ठीक है, जो लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे साफ खाना या साफ कपड़ा जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, या खाने के पहले हाथ नहीं धोते हैं, तो फोमाइट्स के थ्रू भी जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टाइफॉइड हो, मैं थोड़ा सा भी खांस रही हूँ, छींक रही हूँ, अपने हाथ से रोक रही हूँ उसको, और अगर उसी को मैंने यूज़ कर लिया इस स्टैंड को पकड़ने के लिए, ठीक है, अब मेरा कोई फेलो टीचर है वो आ रहा है, वो भी इस स्टैंड को पकड़ रहा है, यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू भी फैल सकता है। ठीक है, तो टाइफॉइड का जो इन्फेक्शन है उसके फैलने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन का मैं मेंशन करूँगी। एक लेडी थी जिसको हम लोग कहते हैं टाइफॉइड मैरी। ठीक है, जनरली क्या होता है, फोमाइट से या डायरेक्ट कांटेक्ट से, गंदे खाने वगैरह से भी फैल सकता है ये डिजीज़, लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि कोई पर्सन है जिसको टाइफॉइड है, उसको पता भी नहीं चलता कि मुझे टाइफॉइड है। ठीक है, और वो जो है अननोइंगली क्या करता है, डिजीज़ सभी हेल्दी लोगों के बीच में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं टाइफॉइड मैरी का। ठीक है, टाइफॉइड मैरी जो थी वो एक कुक थी, उसका ओरिजिनल नाम था मैरी मेलन। ठीक है, और वो कुक थी, काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी, तो लोग जो है उसके पास आते थे उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। ठीक है, तो टाइफॉइड मैरी जो है उसको टाइफॉइड का इन्फेक्शन था, तो वो जब खाना बनाती थी, खांसती छींकती होगी, तो अननोइंगली जो है वो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो खाने पर गिरते थे। ठीक है, और वो फूड जो है जब दूसरे लोग कंज्यूम करते थे तो उनके अंदर जो है टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो जाता था। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन जो कैरियर है, ठीक है, मतलब उसको टाइफॉइड हो, उसको ना पता हो, तो कैरियर के थ्रू भी जो है टाइफॉइड का इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, अब जनरली जो बैक्टीरियम की पैथोजेनिसिटी है, ठीक है, वो किस वजह से होती है कि बैक्टीरिया के ऊपर 2 तरीके के एंटीजेंस होते हैं। एक एंटीजन है जिसको हम लोग कहते हैं ओ एंटीजन, जो कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर पे लिपोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये ओ एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग सबको पता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स
होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एंटीजन के जैसे एक्ट करता है, इसको हम लोग कहते हैं ओ एंटीजन। और दूसरा एंटीजन जो है वो बैक्टीरियम के फ्लैजेला पे प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एच एंटीजन, ठीक है। तो ये दो एंटीजन्स के वजह से बैक्टीरियम में जो है पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है काम कैसे करता है, ठीक है। जनरली जब कभी भी इन्फेक्शन होता है किसी पर्सन को, ठीक है, तो इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 to 3 वीक्स। यानी कि अगर आज मेरी बॉडी में टाइफॉइड का बैक्टीरियम एंटर किया है तो 1 से 3 हफ्ते के अंदर जो है मेरे अंदर टाइफॉइड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस दिन बैक्टीरियम की एंट्री हुई वर्सेस जिस दिन डिजीज के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, उस ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो टाइफॉइड के इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 हफ्ते का, ठीक है। अब टाइफॉइड का जो बैक्टीरियम है उसका काम करने का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। जनरली क्या होता है, किसी भी मीन से अगर बैक्टीरियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बैक्टीरियम सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन की वॉल में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, बैक्टीरियम लिम्फ नोड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर एंटर करके वहाँ पे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम जब लिम्फ नोड्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है तो लिम्फ नोड को बर्स्ट कर देता है, लिम्फ नोड को बर्स्ट करके बाहर निकलता है। उसके बाद बैक्टीरियम जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि लंग्स हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है, हर पार्ट में जो है ये बैक्टीरियम क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। फिर जब बैक्टीरियम हमारे बॉडी के हर पार्ट में स्प्रेड हो जाता है तो हर ऑर्गन में जाकर के वो फिर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया, दोबारा से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तब कहीं जाकर के डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डिजीज का इनिशियल सिम्टम क्या है, डिजीज का इनिशियल सिम्टम है कि रेगुलर बेसिस पे हल्का हल्का बुखार आना, ठीक है। हर दिन बुखार रहेगा, आपको कंटिन्यूसली बुखार रहेगा, लेकिन एकदम तेज बुखार नहीं रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, ठीक है। ये सबसे पहला सिम्टम जो है वो आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है टाइफॉइड का, तो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन की वॉल में छेद भी कर देता है, ठीक है। इंटेस्टाइन की वॉल में छेद कर देता है और अल्टीमेटली उसमें जो छाले, जिनको कि हम लोग अल्सर कहते हैं, अल्सर्स जो है प्रोड्यूस कर देता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। पेट में कंटिन्यूसली दर्द होगा, भूख लगनी कम हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूसली लूज मोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेली बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, ठीक है। उसके बाद हमेशा थकान बनी रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये किसके हैं, टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब किस तरीके से ठीक किया जाए टाइफॉइड को, ठीक है। टाइफॉइड का अगर इनिशियल इन्फेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो 2 एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, उनके हेल्प से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं टाइफॉइड को। 2 मेडिसिन हैं, 2 एंटीबायोटिक्स हैं, एक है एम्पिसिलिन और दूसरा है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल ये जो 2 एंटीबायोटिक्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन करके जो एक्यूट इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जाता है। बैक्टीरिया की ऐसी भी स्ट्रेन होती है जो मेडिसिन्स के लिए रेजिस्टेंट होती है, मेडिसिन्स का कोई असर उस पर नहीं होता। तो अगर कोई रेजिस्टेंट स्ट्रेन है तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए अगेन 2 एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, एक होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और दूसरा होता है ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ करके हम लोग जो है टाइफॉइड का जो ट्रीटमेंट है कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइफॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, टाइफॉइड के वजह से किसी भी पर्सन को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कि एरिदमिया हो सकता है, हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाती है, डिलीरियम यानी कि जो हेलुसिनेशन जो है, पैनिक अटैक्स जो है उसका चांस हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूसली हेडेक बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है किसी पर्सन को एज अ साइड इफेक्ट, मेनिंजाइटिस हो सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है। मायोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कि हार्ट के जो वॉल्स है उनमें स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। उसके बाद कोलसिस्टाइसिस हो सकता है, यानी कि गॉल ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ऐसे केस में, हाँ, ऐसे केस में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कर
करके रिमूव करना पड़ जाता है। तो इतनी ज़्यादा सीवियरिटी जो है वो डिजीज़ की होती है। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं मीटिंग अटेंड करके आ रही हूँ। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, उसके अलावा गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है ना, तो जो एब्डोमिनल एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे का ट्रीटमेंट, माइनर जो इन्फेक्शन है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। सीवियर इन्फेक्शन के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफ्लोक्सासिन जो है उसको यूज़ करते हैं। अब इस डिजीज़ की खासियत क्या होती है कि ये रिलैप्स भी हो सकता है, मतलब कि ठीक होते होते दोबारा से अगर बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करने लगे तो डिजीज़ का रिलैप्स हो जाता है। उस केस में पर्सन को ट्रीट करना जो है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये डिजीज़ जो है पर्सन के लिए फेटल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ होता है बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया हो, सही समय पे डायग्नोसिस ना हो, ठीक है, तो उस केस में पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जिसको टाइफॉइड होता है ना, उसके बाल भी बहुत झड़ते हैं, ये एक और सिम्टम है। ठीक है, बाल भी बहुत झड़ते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं विडाल्स टेस्ट। ठीक है, विडाल्स टेस्ट होता है। विडाल्स टेस्ट के हेल्प से हम लोग टाइफॉइड का जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो विडाल का जो टेस्ट होता है उसमें दोनों स्ट्रेन का हम लोग चेक कर सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी के लिए भी होता है उसमें, और साल्मोनेला पैराटाइफी, दोनों के लिए उसमें टेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टाइफॉइड को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके, और अगर विडाल टेस्ट के थ्रू अगर कंफर्म हो जाता है देन वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, देन उसके हेल्प से जो है हम लोग ट्रीट कर सकते हैं टाइफॉइड को। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ पर आते हैं हम लोग, न्यूमोनिया के बारे में बात करते हैं। न्यूमोनिया की स्पेलिंग में पी है, लेकिन उसको हम लोग न्यूमोनिया ही स्पेल करेंगे, पी जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, न्यूमोनिया जो है बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है लंग्स का। ठीक है, इसमें बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 to 3 डेज़ का। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो काफ़ी छोटा होता है, 1 to 3 डेज़ का होता है। अब न्यूमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? न्यूमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड या बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यही जो है न्यूमोनिया का निशानी है। अब न्यूमोनिया को और कॉमन कोल्ड जो है उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? म्यूकस के हेल्प से। ठीक है, न्यूमोनिया में जो इन्फेक्शन होता है वो पूरे लंग्स में होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल जो सर्दी खांसी होती है, उसमें इन्फेक्शन जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है बस। मतलब कि कॉमन कोल्ड में आपका नाक और आपका लैरिंग्स और ये ट्रैकिया वाला जो पार्ट है सिर्फ वही इफेक्ट होगा, लेकिन न्यूमोनिया में आपके पूरे जो लंग्स हैं, ब्रोंकियोल्स वगैरह, एवरीथिंग, हर चीज़ में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है कि न्यूमोनिया में जो म्यूकस का कलर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि न्यूमोनिया से जो म्यूकस बनता है उसमें थोड़ा सा लाली होती है, थोड़ा रेडिश टिंज होता है, लेकिन नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड में जो म्यूकस होता है उसमें थोड़ा ग्रीनिश टिंज जो है वो रहता है। तो म्यूकस का कलर देख के भी पर्सन पहचान सकता है कि ये कॉमन कोल्ड है या न्यूमोनिया है करके। ठीक है, अब न्यूमोनिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करें तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल पेयर्ड बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है वो प्राइमरी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है न्यूमोनिया का, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की जगह एक और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ठीक है,
तो ये दो तरीके के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये न्यूमोनिया के हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके मतलब डिपेंडिंग कि किस लोकेशन पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूमोनिया जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है ब्रोंको न्यूमोनिया और दूसरा होता है लोबर न्यूमोनिया, ठीक है। ब्रोंको न्यूमोनिया जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। और लोबर न्यूमोनिया जो है वो एवरेज एज ग्रुप जो कह सकते हैं हम लोग कि 10 साल से 50 साल की उम्र तक का जो एज ग्रुप होता है उसमें लोबर न्यूमोनिया होता है, और जो ब्रोंको न्यूमोनिया है वो एकदम छोटे बच्चों में या बड़े बूढ़ों में जनरली होता है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन जो है बेसिकली कैसे होता है, वही कि जिस पर्सन को न्यूमोनिया हो अगर वो छींक दे, खांस दे, ठीक है, तो उसके माउथ से निकले हुए या नाक से निकले हुए जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर उनके कांटेक्ट में हम लोग आते हैं तो हमको भी न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। या फिर उनका यूज़ किया हुआ टिश्यू, उनका यूज़ किया हुआ रुमाल, उनका यूज़ किया हुआ स्वेटर, उनके यूज़ किए हुए बर्तन, यूटेंसिल्स वगैरह जो है, या कॉमन सरफेसेस जो हैं जैसे कि ये टेबल चेयर वगैरह जो है, ठीक है। तो अगर गलती से भी कोई कॉमन सरफेस है, कोई कॉमन चीज़ है, उनकी यूज़ की हुई चीज़ है, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर हम लोग आते हैं तो हमको भी न्यूमोनिया होने का जो चांस है हो सकता है, ठीक है। अब न्यूमोनिया जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो हेडेक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ठीक है। उसके बाद चेस्ट पेन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है और म्यूकस जो निकलता है कफ में वो थोड़ा सा रस्टी होता है, मतलब उसमें थोड़ा रेडिश कलर या रेडिश टिंज जो है वो होता है, जिसको कि कॉमनली लोग समझ लेते हैं कि खून निकल रहा है, बट एक्चुअली वो खून नहीं निकल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा बुखार आ जाना, शैलो ब्रीदिंग, मतलब बहुत गहरी सांस या नॉर्मल सांस जो है पर्सन नहीं ले पाता, एकदम हल्की हल्की सांस जो है पर्सन ले पाता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि पेट में मरोड़ वगैरह जो है वो भी इस डिजीज़ का एक सिम्टम होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और सिम्टम ये है कि जिसको न्यूमोनिया हो उसके होंठ और उसके जो नाखून होते हैं वो हल्के ग्रेइश या नीले कलर के हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, वो किस लिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल न्यूमोनिया होने पर गिर जाता है, प्रॉपरली इंसान सांस नहीं ले पाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने से स्किन जो है या नेल्स वगैरह जो है वो आपके ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये जनरली छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना। छोटे बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादातर ये ब्लूइश टिंज जो है स्किन में हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें जो यूज़फुल ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड। ड्रग्स का नाम दिया है बुक में, लिखते जाओ। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एंड सल्फोनामाइड, ठीक है। ये 3 ड्रग्स जो है ये न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर सही समय पे न्यूमोनिया डिटेक्ट ना हुआ हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ हो, तो मोस्टली देखा जाता है छोटे बच्चों में और जो एल्डर्स होते हैं उनमें न्यूमोनिया से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरी नानी जो है, मेरी नानी 78 की ईयर पे उनकी डेथ हुई है, 78 की एज में न्यूमोनिया की वजह से, ठीक है। क्या हो गया, जॉन्डिस होता है मैडम, पी लिया, ठीक है, लिख लिए इसको, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, और ऐसा इन्फेक्शन है जो फेटल नहीं होता, इजीली ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ये जो राइनाइटिस है, ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बेसिकली एक वायरस होता है जिसको राइनो वायरस कहते हैं। राइनो वायरस जो है इसके 100 टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं ये राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड जो है कॉज कर सकते हैं। तो किस तरीके का, हाँ बताया तो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम लोगों को जनरली अगर तुमको न्यूमोनिया है तो तुम्हारी यूज़ की हुई चीज़ें या तुम्हारा यूज़ किया हुआ हैंकरचीफ वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर किया, ठीक है, तो बैक्टीरिया एंटर करते साथ ही क्या करता है, सीधे लंग्स पे जाता है, ठीक है। लंग्स में जा करके
लंग्स में जाके क्या करता है, जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती है ना, एल्वियोलाई में सबसे पहले वो घर बनाता है, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और जो एल्वियोलाई की वॉल होती है बेसिकली उसमें मल्टीप्लाई करता है और उसके इन्फेक्शन के वजह से ज़्यादा म्यूकस और ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारी एल्वियोलाई बनाने लगती है। नॉर्मली हमारे लंग्स जो हैं वो म्यूकस या जो फ्लूइड है बनाते हैं, लेकिन वो एकदम लिमिटेड अमाउंट में होता है, ऐसे अमाउंट में कि जिसको हमारी बॉडी रेगुलेट कर सकती है। लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या हीमोफिलस का इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत अनयूजुअल अमाउंट में म्यूकस या फ्लूइड जो है वो एल्वियोलाई में प्रोड्यूस होने लगता है और भरने लगता है, क्योंकि एल्वियोलाई तो बैग के जैसा स्ट्रक्चर है, तो एल्वियोलाई में भरेगा। फिर जब एल्वियोलाई भर जाएगी तो जो हमारे ब्रोंकियोल्स वगैरह हैं, ब्रोंकाई है हमारा, उसमें फिर भरने लगता है। तो अब भैया हवा अंदर घुसने के लिए हवा को जगह नहीं है, और जो सरफेस एक्सचेंज होता है, मतलब सरफेस पे जो एक्सचेंज होता है, सरफेस ही पूरा एक्यूमुलेटेड है, कैप्चर्ड है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होगा? तो ब्रीदिंग जो है बहुत टफ हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल इसीलिए न्यूमोनिया के केस में गिर जाता है नीचे, ठीक है। अब कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के बारे में बात कर रहे थे, वायरस के वजह से होता है। राइनो वायरस जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है और 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एक और बैक्टीरिया होता है इस केस में, जिसको कि हम लोग कहते हैं डाइलेस्टर न्यूमोसिंटिस, ठीक है, डाइलेस्टर न्यूमोसिंटिस, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, DIA है, ठीक है। डाइलेस्टर न्यूमोसिंटिस जो है ये भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉमन कोल्ड या फिर राइनाइटिस का, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन है इसमें बेसिकली बैक्टीरियम जो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, मतलब हमारी जो नाक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स और हमारा ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसको बेसिकली जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है, यानी कि हमारे नाक में और हमारे ट्रैकिया वगैरह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, उसमें म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है, हमारा जो नेज़ल ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन होने लगता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे सुरसुरा रहा है, कैसे झनझना रहा है, वो सुरसुराना या झनझनाना जो है दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज इरिटेशन, ठीक है। तो नेज़ल ट्रैक्ट में इरिटेशन होता है, नेज़ल कंजेशन होता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें बेसिकली इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस बनने लगता है। म्यूकस बनने के पीछे रीज़न क्या है, म्यूकस जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा निकलेगा, वो क्या करने की कोशिश करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने की, उसको इमोबिलाइज करने की कोशिश करेगा, सो दैट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ना फैले, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, उसमें कंजेशन हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, कंजेशन या ब्लॉकेज हो जाता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा फ्लो ऑफ म्यूकस होता है, बार बार हमको छींक आती है, ठीक है, गले में दर्द बना हुआ रहता है, ठीक है, हमारी आवाज़ जो है भारी हो जाती है, जिसको हम लोग होर्सनेस कहते हैं। तो सोर थ्रोट, होर्सनेस, कॉफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, हल्का सा बुखार आता है और सर दर्द भी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के हैं, ठीक है। अब अगर बात करते समय, छींकते खांसते समय जो है हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन की बॉडी पे पड़ जाएं या किसी इनडायरेक्ट मेथड से कांटेक्ट में आ जाए, तो सामने वाले हेल्दी पर्सन को भी कोल्ड या राइनाइटिस जो है हो सकता है। जैसे कि हाथ मिलाना या साथ में सट के खड़े रहना, ठीक है, उनकी यूज़ की हुई चीज़ों को हमारा यूज़ करना। जैसे अभी हम लोग पेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे सर्दी है, अगर मेरा पेन कोई और शेयर करता है तो उस पेन से भी किसी को भी हो सकता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड से जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट का पीरियड है, नॉर्मली इसको स्पेसिफिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है ट्रीट करने के लिए, लेकिन एकदम जो छोटे बच्चे हैं उनको जनरली जो है एंटीबायोटिक्स रिफ़र किए जाते हैं, सो दैट उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर नॉर्मल कोई पर्सन है, एडल्ट है आपके और मेरे जैसा,
तो अगर कॉमन कोल्ड होता भी है तो वो 3 से 7 दिन के अंदर, हफ्ता या 1.5 हफ्ता जो है उसमें ठीक हो जाता है। तो हमको स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से मेडिसिन नहीं लेना पड़ता। हाँ, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, या कोई बड़ा बूढ़ा है, उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे नॉर्मली अगर पेन किलर जो है वो लेता है पर्सन, जैसे अगर हल्का फुल्का फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल के टैबलेट्स, बच्चे लोग को पैरासीटामोल का उनका सिरप आता है कैलपॉल के नाम से, ठीक है, तो वो कैलपॉल जो है बच्चों को दिया जाता है, या जो बड़े इंडिविजुअल्स हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको डिफरेंट टाइप के पैरासीटामोल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। पैरासीटामोल से सर दर्द, बॉडी पेन जो है और फीवर जो है, ये भी तीनों चीज़ें जो हैं ट्रीट होती हैं। तो बेसिकली कोल्ड या राइनाइटिस में सिम्टम्स जो है उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम लोग सिम्टम्स को मैनेज करते हैं सो दैट पर्सन जो है वो कंफर्टेबली रह सके, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। अदरवाइज अल्टीमेटली 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे मेरी बेटी को अगर नॉर्मल सर्दी बुखार होता है तो मैं सिर्फ उसको कैलपॉल देती हूँ, जिससे बुखार उसका कंट्रोल में रहता है। दिन में 2 या 3 बार उसको कैलपॉल देना पड़ता है, अदरवाइज 3-4 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कभी भी सर्दी हो, जितना म्यूकस बॉडी के बाहर निकल जाए उतना अच्छा, बिकॉज म्यूकस जो है वो बैक्टीरियम को इमोबिलाइज करने का काम करता है। म्यूकस स्टिकी होता है तो बैक्टीरिया जो है उसमें चिपक जाता है। तो जितने ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस कफ के फॉर्म में या नाक से जो है नेज़ल पैसेज से निकल जाए, उतनी जल्दी जो है पर्सन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ेस जो है ये आज हम लोगों ने देख लिए। क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास में उसमें हम लोगों को एक बहुत बड़े डिजीज़ मलेरिया के बारे में हमको पढ़ना है। तो मलेरिया के सिम्टम्स, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ हमको मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसका जो लाइफ साइकिल है उसको भी पढ़ना है। आप लोगों के बुक में भी दिया है, तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सब समझ आया। मेडिसिन का नाम लिखे, ये वाले मेडिसिन का नाम लिखे, इस वाले का लिखे, नहीं लिखे हो ना? रुको मैं मेडिसिन का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। माइनर इन्फेक्शन के लिए बहुत कम, ठीक है। माइनर इन्फेक्शन के लिए एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल। क्या? अब एम्पिसिलिन एक्चुअली एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी जब अपना अलग अलग एंटीबायोटिक बनाती है तो वो ब्रांड नेम चेंज कर देती है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर हम लोग ये बोले फिनाइल के बारे में बात करें तो एक डोमेक्स के नाम से आता है, एक लाइजॉल के नाम से आता है, एक डॉक्टर फिनाइल के नाम से आता है। तो प्रोडक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड से निकालती है, ठीक है। ये माइनर इन्फेक्शन के लिए था। मेजर इन्फेक्शन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन जो है ये हम लोग मेजर इन्फेक्शन के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आया?